आते रहे सब लोग गाड़ी से हो। कहाँ तक हो गया था? बातें नहीं करेगा कोई भी। हाँ देखो हम लोगों का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 किया है, राइट ना? अच्छा एक चीज और, ये देखो 6 में अपना आंसर क्या आएगा? c इक्वल टू 0 आएगा, एक c इक्वल टू 3 आएगा और एक c इक्वल टू -2 आएगा। हम लोग ने आंसर 0-3 लिख दिया क्योंकि हमें लगा था कि लिमिट 0 to 3 है, बट लिमिट देखो क्या है वहां पे, हम लोग भी देखता नहीं है कुछ भी। क्या है वहां पे? -3 to 0, तो -3 to 0 में कौन आएगा बीच में? -2 आएगा, तो वहां पे करेक्ट करो फाइनल आंसर में। c इक्वल टू आंसर लिखो
और वहां पे लिखा है मैंने c इक्वल टू -2 डज नॉट एग्जिस्ट, उसको रॉन्ग करो, कैंसिल करके, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो कट करो और c इक्वल टू -2 ये वाला जो रहेगा ना, हाँ फाइनल आंसर खाली लिख दो ऐसा। देखो c इक्वल टू एक बार -2 आया है, c इक्वल टू 0 आया है और c इक्वल टू 3 आया है ना, तो लास्ट में ऐसा आंसर करके लिख दो c इक्वल टू -2 which belongs to -3 to 0। इज दैट क्लियर? यार वो फाउंडेशन भी आप लोग देखा करो कहां से कहां तक है लिमिट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझा क्या? हाँ अगर वो 0 to 3 होता तो हम लोग 0 और 3 को लिखते, समझ में आया क्या? लेकिन वहां पे लिमिट क्या दिया है, -3 to 0, तो -3 से 0 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, -2 -1 0 है कि नहीं, और -2 आया हुआ है तो वो मेरा अपना आंसर। इज दैट क्लियर? हाँ यानी ये नहीं मैं बोर्ड पे जो भी लिखता हूँ आप लोग बस आंख बंद करके लिखते जाता है, देखने का भी थोड़ा सा, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनो। अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में से जो बचे हुए सम थे होमवर्क था, राइट? ये आप लोगों ने कितने लोगों ने होमवर्क ट्राई किया? एक, थोड़ा बाकी है, ठीक है। तो मुझे लगा था कि सब लोग मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 वाला पूछेंगे फर्स्ट, क्योंकि बाकी सबको सेम आ जाएगा, 5 वाला आपको ले आएगा, वो भी सॉल्व करके देता, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सम भी सब आ जाएंगे आपको, इतना कुछ डिफिकल्ट आने वाला नहीं है, खाली ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटली डिफरेंट है ना, वो मैं आपको करा देता हूँ, बट पहले बाकी का क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है इट इज गिवन दैट इंटरवल, इंटरवल क्या लिखा है, a to that satisfied hypothesis of Rolle's theorem for the function। hypothesis का मतलब होता है कंडीशंस, जो उसने आपने कंडीशन दिया है वो, राइट है ना, तो जो भी उसने कंडीशन दिया था उसको ये फंक्शन क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, क्या करता है, तो लिखने का सिंस all conditions of Rolle's theorem is satisfied, राइट ना? सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, since all conditions of Rolle's theorem is satisfied, therefore this function is continuous on x belongs to AB. This function is differentiable on x belongs to AB, right now, and also f of a equal to f of, बट a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया, -1, और b अपने को निकालने को बोला, तो -1 पुट करते हैं, तो -1/4, b पुट करते हैं, बराबर है, अरे ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 + 1 - 2 b/4 + b² - 2, ये कितना हो जाएगा, 0। किसी को डाउट है इसमें? मैं b/4 को लिख सकता हूँ b² का होल स्क्वायर, राइट ना? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ b², लेकिन आपको अगर ऐसे टफ लगता है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, लेट b² इक्वल टू
m या फिर कुछ भी ले सकते हो। तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 2। चलो इसको फैक्टर निकालते हैं। प्लस 2m माइनस m क्या आएगा? कॉमन क्या दिख रहा है? m दिख रहा है यहाँ से। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा? सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? तो m माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू माइनस। बट n का क्या वैल्यू? तो b स्क्वायर इक्वल टू 1 और b स्क्वायर इक्वल टू इट डज नॉट, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। b स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1। बट माइनस 1 ऑलरेडी a का वैल्यू है, तो माइनस 1 से माइनस 1 ऐसे तो नहीं हो सकता। इसका मतलब b का वैल्यू कितना आएगा? प्लस 1, राइट ना? यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज a इक्वल टू माइनस 1 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया? 1। दिस इज योर फाइनल। किसी को डाउट है इसमें? और आप लोग यार रेगुलर मैथ्स का लेक्चर है तो फिर मैथ्स का होमवर्क भी करते हो अच्छे से। और तो क्या इंडिया ने खतरनाक बोल दिया। ऐसी बोली तो अगर उस दिन फाइनल में किए होते बोली किया था तो कल बुम्बा का बोली। अरे बॉल ऐसा लग रहा था बस आउट ही है, बस आउट ही है। ऐसा लग रहा था कंटिन्यू उसको ही अच्छा होगा ईशान शर्मा की जगह पे सारा तो लागू होता है। अब इसको बैटिंग में कर सकता है ना वो। अच्छा ठीक है। ऐसे ही उसको वर्ल्ड कप वो फाइनल के लिए उसको उतारना था। हमारी ये एक्साइटमेंट है। अभी अभी आपने देखा श्रीलंका में क्या अच्छा किया ना। सारे बोलते थे कि हमको चांस नहीं मिलता है। सबकी औकात इतना कि श्रीलंका होने क्रिकेट लाए वो अभी आई थिंक खाली आईपीएल के लोग वहां पे 0 आउट हो सकता है।
क्रिकेट खेलना है ना, आते आते मैच में मिला 5 मैच खेल गया 5 और 3 8 8 मैच का 25 लाख ऐसे टैक्स फ्री वो भी टैक्स फ्री है ना। आप पब्लिक 50,000 रुपये कमाते हैं तो फिर इसका जीएसटी बना हुआ है सब कुछ 25 लाख तक है ये अपना ये बच्चा हो गया ये सबका बातें नहीं। Now read question number 4. Now read question number 4. Hey last bench बातें किया ना तो उधर से तेरे को भगा दूंगा नालायक खाली बात करता है जिसका भी लिख के हो जाएगा आगे का क्वेश्चन रीड करने का। रीड क्वेश्चन नंबर 4. What is given in the question number 4? हो गया ना लिख के? देखो इसमें भी लिखा है ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो अपने को फाइंड किसका वैल्यू करना है? P एंड Q का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 3-4 बार आ चुका है। अच्छा अगर कोई टीचर यहाँ से चाहे फिजिक्स के सर हो, केमिस्ट्री के सर हो या बायो के सर हो या मैथ्स के सर हो, जब कोई बोलता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है आप लोग कुछ करते हैं उसको इम्पोर्टेंट मार्क करने का। और जब भी एग्जाम होता है चाहे कॉलेज का एग्जाम हो चाहे क्लासेस का एग्जाम हो वो सब जरूर प्रैक्टिस करके आने का। समझ में आया क्या? हाँ हर एक चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना उसको अच्छे से मार्क करके रखने का। और वो बाकी सब सम आपने पढ़ा तो भी चलेगा लेकिन वो सम को अच्छे से प्रैक्टिस करके आने का। समझ में आया क्या? क्योंकि इम्पोर्टेंट है मतलब आ सकता है ना एग्जाम में, याद रखो। देखो अभी जैसे इसके पहले वाला सम था जिसमें खाली पी का वैल्यू निकालना था, इसमें क्या निकालना है? पी और Q दोनों निकालना है। मुझे 3 मार्क के लिए सम देना है तो मैं तो यही सोचूंगा ना मैं खाली पी और Q दोनों निकालने को बोलता हूँ ना। समझ में आया क्या? देखो सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज satisfied, this function is continuous, this function is differentiable. So f of 1 is equal to f of 3. देखो पुट कर दो 1 3 पुट किया राइट 1 plus P plus Q plus 5
27 प्लस दैट ए देखो 9 p में से p गया तो कितना बचा 3 q में से q गया कितना बचा इक्वल टू ये 5 और ये 5 गेट 27 में से 1 गया 2 से डिवाइड कर देते ठीक है बाद में क्या पता आगे 2 के फॉर्म में मिल जाए है कि नहीं अगर नहीं मिला तो यही पुट कर देंगे अदरवाइज 2 से डिवाइड करके इक्वेशन यहां पे लिख देंगे राइट अब देखो एंड आल्सो there is a number c there is a number c between 1 to 3 ए देखो यहाँ पे सब लोग ओके अब क्या आएगा therefore f dash of c equal to अब इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए कितना आएगा हाँ क्या हुआ -26 बराबर अब यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² मतलब 3c² हो गया ये 2px मतलब 2pc हो गया और प्लस q राइट ना y का डेरिवेटिव हो जाएगा करेक्ट ना c का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है c का वैल्यू 2 प्लस c का नंबर भी दिया तो सीधा नहीं दे सकता ना वही तो देखो ना अब आपको जैसा दिया वैसे लेना पड़ेगा कुछ कर दिया ओके ब्रैकेट ओपन ये आएगा 4 बाय 1 बाय प्लस ये 2 से ब्रैकेट ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस इक्वल टू ठीक है ना ये ब्रैकेट ओपन करते हैं कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 12 बाय प्लस 5 है ना ये आ जाएगा 2 प्लस 2 बाय हाँ एक काम करते हैं हम लोग ये देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 2 से डिवाइड किया तो 4 प्लस q इक्वल टू तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा राइट ना ये रहा इक्वेशन नंबर और ये q का वैल्यू ना यहाँ पे पुट कर देते हैं हाँ ये देखो आप हाँ बोलो यहाँ पे कुछ क्या हुआ ये देखो ये दोनों को ना इस साइड लिया है तो 27 को उस साइड लेके गया है तो 1 माइनस 27 कितना आया ठीक है समझ गया ना उधर नहीं पूछने का इधर पूछने का ओके अब यहाँ पे देखो सब लोग 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 1 3 3 के कैंसिल तो कितना आ गया 1 यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन 4p प्लस 2p बाय अब q का वैल्यू कितना है -30 माइनस 4p इक्वल टू प्लस 4p माइनस 4p गेट देखो 12 प्लस 1 कितना होता है
13 और माइनस 13 गेट्स। अब क्या बचा देखो 12/√3 इक्वल टू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको उस साइड लेके जाते हैं, तो 2p/√3 इक्वल टू माइनस 12/√3 x 2 6। तो x का वैल्यू कितना हो गया, t का वैल्यू कितना आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में क्या है, माइनस माइनस 13 प्लस 24 कितना आ गया, माइनस 6 से ना। ए देखो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, e इक्वल टू -6 x इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर, इज इट आउट। देखो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर आपने ठीक से इसको नहीं किया तो यहीं पे फंस जाओगे, फिर आगे का आने वाला समझ में आएगा, और पता नहीं चलता एग्जाम में कब आधा घंटा निकल गया, और जैसे आधा घंटा लग गया इसमें, फिर और प्रेशर आने लगता है, फिर पता चला कि आगे का इसलिए ऐसे सम को अगर प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में नहीं गए तो आपको फिर पक्का 100%। ए जल्दी जल्दी कुछ डाउट हो तो पूछ, हाँ तो देख जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना, डाउट है तो पूछ ले। 1/3 कैसे आया राइट में, 1/3 कहाँ लिखा है मैंने, अच्छा ये ए बच्चा देख a प्लस बी द होल स्क्वायर है, अबे a प्लस बी द होल स्क्वायर खाली इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर नहीं होता, a प्लस बी द होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर आएगा 4, 2ab आएगा 4/√3 और 1/√3 का स्क्वायर आएगा 1/3। बोलते हैं अच्छा होल स्क्वायर है, अबे तो गधा तेरे को क्या होल क्यों दिखता है, हाँ एक कल आप लोग ने होमवर्क जाके क्यों नहीं किया, 7 बजे आ जाए दूसरा 7:30 8 बजे तक पहुंच
हो गया लिख के? जिसका भी लिख के हो जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये 5 हो चुका है। 6 हो चुका है 5 हो गया लिख के? कुछ ए लिख के हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रीड किया। देखो क्या लिखा है, f of x is equal to क्या लिखा है क्वेश्चन में, show that equation x log x is equal to 2 minus x satisfy at least one value of x। ये तो स्टेटमेंट लास्ट वाला है, एग्जैक्टली ये वाला स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि there is at least one number will exist between 1 to 3, राइट ना? yes or no? तो ये वो एक्चुअली ये सी के फॉर्म में है, लेकिन लास्ट में उसने समराइज कर दिया एक्स के फॉर्म में, राइट? तो देखो इसको करना है कैसे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। देखो लिखेंगे हम लोग, सिंस all conditions of Rolle's theorem are satisfied and therefore this function is continuous, this function is differentiable, and also if there exists at least one number C between 1 to 2, right sir? ए देखो यहाँ पे, therefore f dash of C equal to 0। अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आ जाएगा, देखो ये u है और ये आ गया u
प्लस ये आ गया v इक्वल टू 0। समझा ना? देखो इसको कॉमन रखा, अरे ठीक है ना, रूल अप्लाई किया। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/c आ गया प्लस log c कॉमन आ गया, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव। क्लियर? अब देखो ये आ गया c माइनस 2/c प्लस log c। ठीक है ना? अच्छा आप लोगों को पूछा, ये देखो x log x प्लस, हाँ हो जाता, ये देखो आ गया। जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में अपने को बस रीअरेंज करना, अपना काम हो जाएगा। ये देखो आप, मैं क्या करूंगा, इसको उस साइड लेके जाऊंगा, दिया जाएगा log c इक्वल टू माइनस, बराबर है, ये c को इधर मल्टीप्लाई कर देगा इक्वल टू माइनस c प्लस 2, राइट ना? ये हो जाएगा 2 माइनस c, राइट? इन जनरल x log x ब्रैकेट 2 माइनस x, यही है ना? देखो लिख देंगे हमें कि इन जनरल दिस इज satisfied, this is satisfied by at least one value of x belongs to one x। अरे समझा क्या? क्या हो भाई? नहीं, जहां पे डेरिवेटिव किया है वहां पे डेरिवेटिव लिखना नहीं होता है, ये एप्लीकेशन है। और एफ डैश ऑफ सी का मतलब ही होता है डेरिवेटिव, ठीक है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सब जगह पे लिखने का जरूरत नहीं होता, राइट? अगर वैसा लिखना है तो पहले आपको एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ सी, और फिर नीचे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सी, करेक्ट? अच्छा, लास्ट में सेटिस्फाइड कैसे हुआ? अरे ये स्टेटमेंट दिया है ना,
ये इक्वेशन हम लोग ने प्रूफ किया, इन जनरल हम लोग ने एक्स के फॉर्म में लिख दिया। देखो यही प्रूफ करना था ना, यही आया प्रूफ। और एटलीस्ट वन वैल्यू तो ऑलरेडी है ना। अगर कोई भी फंक्शन रोल्स थ्योरम को होल्ड करता है, होल्ड करने का मतलब वेरीफाइड है, और अगर वेरीफाइड है तो देयर मस्ट बी वन नंबर इन बिटवीन गिवन लिमिट, राइट है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है इन बिटवीन दैट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए तो हम लोग ने कंडीशन लिया है, और ये कंडीशन लेकर के ही हम लोग ने इसको लाया है। बट अपने को प्रूफ किस में था, एक्स के फॉर्म में था, इसलिए मैंने इन जनरल एक्स के फॉर्म में लिख दिया, और जो स्टेटमेंट था वो लिखा, और नीचे क्या लिखा, हेंस प्रूफ, क्योंकि इसमें प्रूफ था। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन ऑनलाइन क्या समझता नहीं है। पढ़ाई कर रहा है, ऑब्जर्वेशन लिखा, तब तक हाँ बड़े छोटा भाई के लिए पढ़ाई डिस्टर्बेंस बहुत सारा हो। सब लोग सोए रहेंगे तो खुद ही उठ के बैठना पड़ता है, और सो गया। ए लिख के हो गया क्या, रफ कर दो। ये भी रफ कर दो ना। अब सुनो, देखो रोल्स थ्योरम का एक सम बस बचा हुआ है, और वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। लेकिन ना वो सॉल्व करने के लिए आपको कंटिन्यूटी आना चाहिए, और हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा नहीं है लास्ट ईयर में, पता है ना। तो कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सुन लो तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, f of x is equal to क्या लिखा है, x स्क्वायर और दूसरा नंबर बोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है ना, तो देखो अपने को क्या करना होता है, कंटिन्यूटी चेक कौन से पॉइंट पे करना होता है, जो दोनों में कॉमन हो। कौन से पॉइंट पे चेक करना होता है, टू, राइट ना। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होता है तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, राइट। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी इज लाइक दैट कि जब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है वो पहले समझ लो। मैं आपको
देखो x टेंड्स टू a है, ये टेंड्स टू सुना है ना, ऐसे सुना है? कितने लोग लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में ट्यूशन में थे? लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड आप लोग ने तो सुना है ना इसको। लास्ट ईयर मैंने टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाया था, लिमिट्स। हाँ लिमिट्स पढ़ाया था मैंने, लिमिट्स। और फिर लास्ट में मैंने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जरूरत था आपने को, राइट। और लिमिट्स, ये दोनों चैप्टर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था घर से, यहाँ पे लेक्चर नहीं हुआ क्योंकि एडिटिंग में बंद हो गया था। हाँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे पता था कि अपने को इसको 11th में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने बोला था 12th में, इसलिए मैंने बोला था कि ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना जरूरी था। तो देखो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई भी टॉपिक जब टीचर पढ़ाता है और उसको अगर आप सीरियसली घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो 4-5 दिन के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा है, पूरा का पूरा भूल जाओगे, फ्रेश हो जाएगा, एकदम न्यू। जैसे अभी हम लोग ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था लॉजिक, है ना। अभी ठीक है, सबको खाली बस ट्रू फॉल्स याद होगा। अगर उस टाइम पे किसी ने अच्छे से पढ़ाते समय बाद में जाके घर पे पूरा चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम में भी हुआ तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो पूरा का पूरा फ्रेश न्यू हो जाए, याद रखना। इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग होमवर्क देते हैं ताकि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। कंटिन्यू प्रैक्टिस किया है, साल भर पहले भी टॉपिक अगर पढ़ा है, 2 साल पहले भी टॉपिक पढ़ा है, और एक बार अगर बुक खोला ना, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ चीजें ज्यादा समझता है, समझ में आएगा, तो वो तुरंत आपको याद आ जाएगा पूरा का पूरा, हाँ मैंने ये सॉल्व किया था, ऐसे भी सॉल्व किया था। गेटिंग? इसलिए सॉल्व करना होता है, इसलिए प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो पूरा का पूरा भूल जाएगा, याद रखना, पूरा का पूरा फ्रेश न्यू हो जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लोग ने पढ़ा है। तो ये मैथ्स की खासियत है, याद रखना। गेटिंग? देखो x टेंड्स टू a का मतलब होता है x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। इसका दूसरा मतलब होता है x टेंड्स टू a माइनस, और इसका दूसरा मतलब होता है x टेंड्स टू a प्लस। ये माइनस का मतलब माइनस से नहीं होता, और ये प्लस का मतलब प्लस से भी नहीं होता। जब साइन कोई नंबर के आगे रहता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस नंबर का बताता है। जैसे अगर -3 लिखा या +3 लिखा तो इससे पता चलता है कि 3 माइनस है, और इससे पता चलता है कि ये 3 प्लस है। लेकिन जब इस साइन को हम लोग यहाँ लिखते हैं या इस साइन को यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब होता है x इज लेस देन 3, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 3। बाकी इस माइनस और प्लस का और दूसरा कोई मतलब नहीं। इज दैट क्लियर? देखो अब देखो क्या है कि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको कि इसका मतलब क्या होता है माइनस का और प्लस का, राइट है। अगर किसी ने घर पे जाके उसको पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, लिखा नहीं, तो 1-2 महीने के बाद थोड़ी याद रहता है सर ने क्या बोला था उस टाइम पे, है कि नहीं? वो आप भूल ही जाओ। मैथ्स का यही कॉन्सेप्ट ही है बेटा, इसलिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ता है। बंद करें। देखो तो x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a प्लस, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x टेंड्स टू दैट 2 है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर लिमिट
x टेंड्स टू 2 माइनस, ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है? लेस देन का। f of x लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कितना है? x स्क्वायर, रख दिया 2, 2 पे स्क्वायर कितना? ये रहा इक्वेशन, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। इसका क्या फंक्शन है? 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 2 कितना आ गया? फ्रॉम 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand, right? Therefore, and this is also equal to f of 2. अगर 2 भी पुट करोगे तो दोनों में सेम ही आएगा ना आंसर। Therefore, the given f of x is continuous. कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोल्स थ्योरम में क्या था? पहला तो f of x कंटिन्यू होना चाहिए, दूसरा f of x डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके बाद तीसरा कंडीशन है f of a इक्वल टू f of b। मैंने कल बोला था कि जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। सबके सब क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल। इसलिए हम लोग ने किसी भी सम में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं किया, लेकिन ये लीनियर फंक्शन नहीं है, राइट ना, क्योंकि इसमें कंडीशंस दिया है। इसका मतलब ये हो गया, इसमें अपने को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। इज दैट क्लियर? तो देखो कंटिन्यूटी चेक होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ then f of x is continuous at x is equal to a. Is that clear? एक काम करो ना, थोड़ा ही लिख लो ना, खाली ये वाला पार्ट। मैं डिफरेंशिएबिलिटी भी सिखाता हूँ आपको क्या। बस खाली ये वाला पार्ट लिखना। हो गया लिख के? क्या लिख रहा है? 10 बार लिखेगा, जल्दी लिख फटाफट, इतना सा लिखने के लिए इतना टाइम लगता है। हाँ, ये देखो नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी।
ये डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी रिलेशन को ये बताता है कौन? डिफरेंशियबिलिटी। देखो इसमें भी सेम होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, if left hand derivative is equal to right hand derivative, then f of x is differentiable, right? That is, f dash of a minus is equal to f dash of a plus, then f of x is differentiable at x is equal to a, right? तो देखो एक काम करो, इसको भी लिखो फटाफट। LHD का फुल फॉर्म पता है ना? लेफ्ट हैंड, और RHD का एक छोटे से सम के लिए इतना सा करना पड़ रहा है, जैसे कि 3 से समान है, और ये सम को अगर अलग करके लास्ट में नहीं पढ़ा ना, सारे सम की बात है। अभी हम लोग सारे सम पढ़ लिया, और उसके साहब अपने को पता है कि इस पूरे रोज में से एक सम ऐसा है जो अपने को त्रास देने वाला है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सम को निकाल के बाहर रखते हैं, पहले बाकी सब पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखो ऐसे सब सम्स को ना कभी भी सब कुछ अच्छे से पढ़ के हो जाए ना, जो रोज का अगर बाकी सारे सम्स अपने को सॉल्व करके हो गया, उसके बाद इसको देखने का नहीं टाइम मिलता है, नहीं देखता, एक की वजह से बाकी सब कोई नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? याद रखो हमेशा। कोई अगर सम डिफिकल्ट लगता है, एक सम अगर एक ही सम पूरे पेपर में आने वाला है, समझ में आया क्या? तो कोई अगर डिफिकल्ट सम लगता है, आप उसको स्किप करके रखो, बाद में देख लो। समझ में आया क्या? सब अच्छे से पहले पढ़ लो, टाइम मिला तो देखो, नहीं टाइम मिला मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम। हो गया लिख के? नहीं, बच्चों लोग क्या करते हैं, जो नहीं आते रहता है ना, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, और पता चलता है उसकी वजह से जो आ रहा था ना, और फिर कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चन भी नहीं आता। एक बात याद रखो भाई, पेपर जो पेपर होता है ना बोर्ड का, उसमें पास नहीं 70-80 मार्क्स लाना बहुत इजी होता है। आप ये मत समझो कि पेपर खाली आपके लिए बना है, आप मुंबई में पढ़ते हो, आपको सारी फैसिलिटीज है ना। ये पेपर महाराष्ट्र के उस गांव के भी बच्चे का है जहाँ पे एक ही मास्टर सब पढ़ाता है। समझ में आया क्या? महाराष्ट्र के गांव गांव में भी ऐसे जगह पे है जहाँ पे एक ही टीचर PCMB सब पढ़ाता है, भले उसको आए या ना आए। गेटिंग? उस बच्चे के लिए भी जो खुद से पढ़ा, अभी वहां पे ऐसा टीचर रहेगा तो बेचारे को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोचिंग क्लासेस तो होते नहीं है गाँव में, तो उनके लिए भी पेपर सेट होता है। ये बात उनके दिमाग में, जो एग्जामिनर है पेपर सेट करने वाला, वो इस बात को भी ध्यान में रखता है कि मुझे उस बच्चे के लिए भी पेपर सेट करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो पासिंग मार्क निकालना बहुत टफ नहीं होता। समझ में